नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियता मूली स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम स्टडी करने जा रही हैं लैंग्वेज स्किल का पार्ट 4 और ये लैंग्वेज स्किल का लास्ट स्किल है राइटिंग स्किल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग स्किल जिसे कि हिंदी में लेखन कौशल कहते हैं। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति आती है, यानी कि हम क्या करते हैं, बोल करके अपने विचारों को, भावों को प्रकट करते हैं बोलकर। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम किसी ध्वनि का प्रयोग करके हम बोलते हैं। जब इसी ध्वनि को क्या करते हैं, किसी प्रतीक में, किसी सिंबल में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिख कर अपनी बातों को, अपने भावों को स्थायित्व प्रदान करती हैं तो उसे हम लिखित रूप कहते हैं। भाषा का लिखित रूप वह कहलाता है। यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको लिपिबद्ध करके लिखना, अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करने के लिए जब हम लिखित भाषा में हम उस चीज़ को लिखते हैं, उसको व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह हमारी भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है। भाषा की इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना और इसमें दक्षता प्राप्त करना ही लेखन कौशल है। यानी कि भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा क्या है कि प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया, यानी कि जो भी हम लिख रहे हैं तो पहले हमने एक सिंबल बनाया होगा, फिर पहचाना होगा कि हमने जो भी ये सिंबल बनाया है ये ध्वनि का कौन सा रूप है और उसको क्या किया, एक लिपिबद्ध करके उसको लिखा। जैसे कि हमारी हिंदी की क्या है, देवनागरी लिपि है ना। तो और पंजाबियों की क्या होती है, गुरुमुखी होती है। तो ये क्या होते हैं, हमारे एक लिपिबद्ध होता है कि हमने क्या किया, अपनी ध्वनि को एक सिंबल दिया, एक लिपिबद्ध करके उसको एक प्रतीक के रूप में क्या किया, लिखित रूप में व्यक्त किया। और ये क्या होता है, स्थायित्व प्रदान करना, यानी कि जो हमने लिखा है वो हमेशा के लिए ही लिख दिया जाता है ना, वो एक परमानेंट हो जाता है वो चीज़। फिर आता है कि लेखन शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो पहला आता है कि छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। कि जो हमें बच्चों को लेखन शिक्षण का जो बच्चों को सिखाते हैं, तो ये क्यों सिखाते हैं लिखना, इसके उद्देश्य क्या होते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे अपने भावों को, विचारों को एक सिस्टमैटिक रूप में लिख कर अपने भावों विचारों को व्यक्त कर सकें। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे कि जो भी वह वर्ड लिख रहे हैं तो उसकी वो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिख सकेंगे। ठीक है। और छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेंगे कि कहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है। कैसे हमें मुहावरों का प्रयोग करना है, कैसे शब्द लगाने हैं, तो ये सब चीज़ों को हम प्रयोग करना सीखेंगे। अनुलेख, सुलेख तथा श्रुतलेख लिख सकेंगे। व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकूल रख सकेंगे, क्योंकि हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हम लिखते कैसे हैं कि जिसका कोई अर्थ हो। कोई भी हम वाक्य लिख रहे हैं, चाहे हम अपने भावों को, विचारों को कुछ भी लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं ना, जिसका अर्थ समझ भी आए। अगर हम उसको एक सिस्टमैटिक वे में, यानी कि क्रमबद्ध रूप में नहीं लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है इसमें, है ना। अब कोई भी जैसे आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में वो एक सिस्टमैटिक वे में लिखा होता है, तभी तो उसको पढ़ करके, बुक को पढ़ करके तभी तो हमें उसका अर्थ पता चलता है। लेकिन अगर बुक में ही सही से नहीं लिखा होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि बोलना क्या चाह रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे अपनी बातों को सही तरीके से क्रमबद्ध रूप में लिखना सीखेंगे। ठीक है। फिर आता है विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेंगे। विद्यार्थी लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की तकनीक का विधिवत पालन करने में समर्थ होंगे। वह लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम होंगे। ठीक है। फिर आता है हमारे कि लेखन शिक्षण के गुण क्या हैं।
ठीक है। तो पहला आता है कि लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो, यानी कि जो भी हम लिखें तो वो बिल्कुल क्लियर लिखा हो, अच्छा लिखा हुआ हो, ठीक है। उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो, विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो, ये इसके गुण होते हैं। साथ ही इसका ये गुण होता है कि भाषा एवं शैली में प्रभावोत्पादकता हो, भाषा व्याकरण सम्मत हो, अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक हो। फिर आते हैं इसकी प्रविधियाँ, इसके मेथड्स आते हैं लेखन शिक्षण के। तो कौन कौन से मेथड है इसके? पहला आता है मॉन्टेसरी मेथड, ठीक है। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं लिखना तो उसमें हमारी आँखों का, कान का और हमारे हाथ तीनों का ही क्या होता है, एक साथ प्रयोग होता है। क्योंकि हम आँखों से देखते हैं कि कैसे किसी अक्षर को लिखना है, हम सुनते भी हैं कान से कि हम अगर कोई हमें बोल रहा है कुछ लिखने के लिए तो हम क्या करते हैं, सुनते हैं उसको कान से और हाथ से हम लिखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यह तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। तो ये एक मेथड है कि हम किस तरह से बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं, ठीक है। कि पहले क्या करना है, बालक को कोई भी जैसे जो भी अक्षर है तो वो किससे, या तो लकड़ी से, किसी गत्ते से या प्लास्टिक का बना हो, और उस पर पहले हम बच्चों को कहें कि वो उस पर क्या करे, अपनी फिंगर को उस अक्षर पे चलाए, ताकि बच्चे को पता चलेगा ना कि वो अक्षर जो है वो किस शेप में बना हुआ है। और फिर क्या करना चाहिए, बच्चे को पता चलता है कि ये अक्षर किस तरह से लिखा गया है, ठीक है, तो वो उसको लिखना सीखता है। एक तो ये विधि होती है। दूसरा आता है रूपरेखानुकरण विधि, यानी कि लाइन सिमुलेशन मेथड। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट या चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द, वाक्य या वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, बच्चों को छोटे छोटे से डॉट बना के देते हैं ना कोई भी अक्षर का, उसको बोलते हैं कि आपको क्या करना है, इन डॉट्स को मिलाना है। उसको डॉट्स को मिलाने से क्या होता है, एक अक्षर बन जाता है ना। तो इस तरह से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया है लाइन सिमुलेशन मेथड, यानी कि रूपरेखानुकरण विधि। फिर आता है थर्ड मेथड आता है इसमें इंडिपेंडेंट सिमुलेशन मेथड, यानी कि स्वतंत्र अनुकरण विधि। शिक्षक इस प्रविधि में श्यामपट्ट अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। श्यामपट्ट मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो यानी कि जो शिक्षक होगा, टीचर क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड पे या जो अभ्यास पुस्तिका होती है, आपने देखा होगा कि बच्चों की जो बुक्स होती हैं तो उसमें पहले एक अक्षर लिखा होता है और उस अक्षर को पूरी एक पेज पे लिखना होता है ना। तो अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। छात्रों को कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते हैं। ये छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से दिया जाता है। पहले एक एक वर्ड दिया जाता है, ठीक है, कि वो उसको लिखें, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, तो ताकि बच्चे जो हैं एक एक अक्षर को अच्छे से बनाना सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें। इसलिए ये होती है अभ्यास पुस्तिका। फिर आता है जैकटॉट विधि, यानी कि इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े गए हुए वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। यानी कि शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को खुद लिखकर, ठीक है, छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहता है। यानी कि टीचर ने एक लाइन लिख दी और उसको क्या करना है, आपको मिला के लिखना है कि जो टीचर ने लिखा है आपको सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि उसी वाक्य को क्या कहते हैं टीचर, कि आपको क्या करना है, बिना देखे उसको अब लिखना है। तो इससे भी बच्चे सीखते हैं। फिर आता है लेखन अभ्यास, यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस। लेखन अभ्यास को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सुलेख, अनुलेख एवं श्रुतलेख। सुलेख मतलब क्या होता है, राइटिंग। आप जानते हैं कि राइटिंग कोई भी बच्चा होता है, अगर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो उसको हमेशा टीचर क्या बोलते हैं कि आप घर पे प्रैक्टिस करो राइटिंग। और ये एक चीज़ सत्य है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अगर
डेली एक पेज राइटिंग अपने घर पे लिखते हो, ठीक है, डेली, तो धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। हालांकि आपको अपना प्रयास भी करना रहेगा कि आप जो है आराम से लिखें, अच्छे से लिखें, तो आपकी जो राइटिंग होती है उसमें काफ़ी सुधार होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। लिखना सिखाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए छात्रों की लिखावट खराब ना होने पाए। सुलेख शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है, ठीक है। फिर आते हैं अनुलेख यानी कि पोस्ट स्क्रिप्ट। सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में मोटे और सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं, उनके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती हैं। इस विधि में छात्र छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं अक्षर बनाता है। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। ये जो अनुलेख कहा गया है, तो इसमें क्या होता है कि एक लाइन दे दी है बुक में, ठीक है, और वो देखा होगा आपने, वो काफ़ी डार्क बोल्ड में होती है और बच्चे क्या करते हैं, उसको देख करके नीचे लिखते हैं। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, बच्चों के लेखन में सुधार किया जाता है। फिर आता है श्रुत लेख, होता है डिक्टेशन, कि सुना हुआ लेख इस विधि में अध्यापक बोलता है और छात्र उसके कथन को सुनकर अभ्यास पुस्तिका पे या तख्ती पर लिखता जाता है। तख्ती यानी कि कॉपी। श्रुत लेख में सुंदर लिखावट का महत्व नहीं है, महत्व भाषा की शुद्धता का हो जाता है। यानी कि जो डिक्टेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम सुनते हैं टीचर ने क्या बोला, उसको लिखते हैं। इसमें ये नहीं ध्यान देती कि आपकी राइटिंग कैसी है, बल्कि इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो भी आपने लिखा है उसकी स्पेलिंग जो होनी चाहिए बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो इसमें आपको स्पेलिंग्स का, यानी कि हिंदी में कहते हैं वर्तनी, ठीक है, उसका अभ्यास कराया जाता है कि आप बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिखना सीखें। फिर आते हैं कि इसमें क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो पहला है कि बैठने का ढंग। लिखते समय छात्रों की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत ना पड़ने पाए। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि वो झुककर ही लिखते हैं, बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए और स्ट्रेट बैठकर ही लिखना चाहिए। फिर आता है कि अभ्यास पुस्तिका की आँखों से दूरी। छात्र अभ्यास पुस्तिका को आँखों से लगभग 1 फुट की दूरी पर रखकर लिखें। कलम पकड़ने की विधि, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर उसे अंगूठी से पकड़ना चाहिए। कलम की निब को लगभग 1 इंच के से ऊपर पकड़ना चाहिए। यानी कि जो आगे आपकी निब होती है ना, वो, ठीक है, जहाँ से आप लिखते हो, तो उससे कम 1 इंच से ऊपर पकड़ना चाहिए पेंसिल को, ठीक है। चाहे पेंसिल हो, चाहे आपका पेन हो, ठीक है, उसके बारे में है। फिर पढ़ना, लिखने के साथ साथ पढ़ना भी हो, नहीं तो लिखना निरर्थक हो जाएगा। यानी कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे पढ़ना भी चाहिए, ये नहीं कि बस लिखते जा रहे हो, ठीक है। फिर आता है उपयुक्त वातावरण, समय, स्थान आदि की उपयुक्तता पर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। सुडौल अक्षर, यानी कि छात्र अक्षरों को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। अक्षर पूरे लिखे जाएं तभी वह सुडौल होंगे। यानी कि होता है ना कि बच्चे जो होते हैं, कोई भी अक्षर होता है तो उसको कंप्लीटली नहीं बनाते हैं, आधा बना के छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो उसको बिल्कुल पूरा लिखें, उस पर ध्यान दिया जाए। शिरोरेखा अक्षर की आवश्यक अंग है, अतः इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बाएं से दाएं, आई थिंक शिरोरेखा का मतलब ये है कि जो लाइंस बनी होती है उस लाइंस के अंदर में ही लिखा जाए। फिर आता है बाएं से दाएं, सभी वर्णों वाक्यों के लिखने का क्रम जो होना चाहिए वो बाएं से दाएं रहे, यानी कि लेफ्ट टू राइट। सीधी लिखाई, अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों की खड़ी रेखाएं तिरछी ना होकर सीधी हों, यानी कि टेढ़ा ना लिखें बच्चे, बिल्कुल सीधा लिखें, स्ट्रेट लिखें। नमूना उपयुक्त हो, अध्यापक द्वारा बनाए गए शब्द व अक्षर आदर्श हो जिनके आधार पर छात्र लिख सकें। यानी कि आप कह सकते हैं मॉडल, ठीक है। यानी कि जो छात्र ने अध्यापक ने क्या किया, कोई भी शब्द या अक्षर जो इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा और बच्चे उसी को देख करके उसका अनुसरण करके अपने कॉपी में लिखे, ठीक है। फिर आता है लिपि, प्रतीक, अनुस्वर, विसर्ग, हलंत, मात्राओं के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। छोटे छोटे लिपि प्रतीकों की भूल से लेख विकृत हो जाता है। अभ्यास, लिखना एक कला है, अतः छात्रों के बौद्धिक एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करवाएं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको अच्छे से लिखना आएगा। तो ये था हमारा लेखन कौशल के बारे में। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है। तो आज जो है हमारा लैंग्वेज स्किल का
ये पार्ट 4 जो था ये लास्ट पार्ट था और ये ख़त्म हो चुका है। अब मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे जो भी मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप इसको ज़रूर लिखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इसे आप और बच्चों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं एक अच्छे टॉपिक लेके आती रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।